डायग्राम बनाओ। के अच्छा समझ आई है। अच्छा ठीक। हाँ क्या ये भी है। अच्छा ये नहीं है। हेलो। यस सर, आपका स्पीकर म्यूट है सर। हेलो सर, आवाज जा रही है? हेलो हाँ हेलो सर, आ रही है आवाज? ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक 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 हाँ। क्या आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ। अच्छा ठीक। इधर साइड में दिख रहा है ना? यस सर। हाँ ठीक। इसको नोट करो फिर अच्छे से, ठीक है? नोट करके इसको एक एक चीज लिखोगे। 16 मतलब पूरा लिखना, उसके बाद हम इसको इसका मैकेनिज्म बताते हैं, ठीक है?
दिख रहा ना सारा बोर्ड? नहीं नहीं चलो, बोर्ड दिख रहा है ना सारा? रिप्लाई करो। Yes, sir. हाँ Yes, ठीक sir. है, कोई दिक्कत नहीं ना, हम देख रहे हो। इसको जल्दी से इसको ये करो, ठीक है। हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हो गया, नोट कर लिए? मेरा हो गया sir. लाइट लगा दे, जल्दी जल्दी। हो जाएगा तो रिप्लाई करो। हो गया सर। सबका हो गया? ठीक है। यस सर। हाँ देखो, ये जो है ये डायग्राम हार्ट का है। अगर इंटरनल एक्सटर्नल हम बता ही दिए थे कि इसके ऊपर में जो कवरिंग होगा उस लेयर को हम लोग बोलेंगे क्या, तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसमें कैविटी है और उसी में फ्लूइड भी प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है।
आई कुंदन बना गया है? हेलो हेलो Yes, sir. ओ बार बार छोड़ दे रहा है। ठीक है, देखो अब ध्यान दो यहाँ पे ठीक है, तो हम पिछले क्लास में तुम लोग को बताया था कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है वो एक मेम्ब्रेन है जो इसको कवर करके रखता है, वो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है। उसके बीच में कैविटी है और कैविटी में जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, और उसको प्रोटेक्शन करता है प्रेशर एंड शॉक से। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और इसमें कुछ वाल्व भी प्रेजेंट है। तो आज हम लोग इसका इंटरनल स्ट्रक्चर एंड कैसे ये एक्शन करता है, इसको हम पंपिंग एक्शन बोलते हैं, हार्ट एक्शन, वो कैसे होता है समझना। देखो सबसे पहले हम लोग पार्ट समझ लेते हैं। ये देखो ये 1 एंड 2, इसका जो नाम है ये वेना कावा बोला जाता है। तो ये जो 2 लिखे हुए हैं, सॉरी ये उल्टा हम लिख दिए हैं, ठीक है। 1 में हम लिखे सुपीरियर एंड 2 में लिखे इन्फीरियर, ठीक है। तो सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर और इन्फीरियर मतलब नीचे। तो ये जो पार्ट है ये हार्ट के ऊपर में सिचुएटेड है, ये कॉनिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है और सेकंड साइड में होता है, ठीक है। तो 1 जो है वो ऊपर होगा, हार्ट के ऊपर, वैसे सुपीरियर, और सेकंड वाला जो होता है वो इन्फीरियर वेना कावा बोला जाता है। वेना कावा क्यों? वेना कावा को हम लोग लार्जेस्ट वेन भी बोलते हैं, क्योंकि वेन जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हार्ट में आता है। तो ध्यान रखना कि ये दोनों जो है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, जिसको हम कमांडली वेना कावा बोल रहे हैं, ये दोनों कलेक्ट करेगा पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब कौन कौन क्या क्या करता है? जब सुपीरियर की बात करते हैं तो सुपीरियर हमारा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड सेकंड जो इंफीरियर है उसका काम है लोअर एंड मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके राइट ऑरिकल में लाना। देखो 5वां नंबर में हम देखो लिखे राइट ऑरिकल, तो यहाँ पे राइट ऑरिकल है, ठीक है। उसके बाद ये राइट ऑरिकल में जब पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, ये वहां से फिर मूव करता है 6 नंबर में देखो लिखे हैं लेफ्ट ऑरिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल, तो ये वेंट्रिकल पार्ट है। तो 5 से जब 6 मतलब राइट ऑरिकल से जब राइट वेंट्रिकल में आता है, तो यहाँ पे एक वाल्व है। 3rd नंबर में एक वाल्व का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्यों?
क्योंकि जब ये रिलैक्स होगा तो ये ब्लड यहाँ से आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। और जब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहता है, जब रिलैक्स होगा तो यहाँ का यहाँ पे आ गया, आई मीन राइट ऑरिकल का ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आ गया। यहाँ पे जब आता है तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हो सकता है क्या, अगर यहाँ पे वाल्व नहीं हुआ तो राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो राइट ऑरिकल में आ सकता है, आई मीन आ जाता है। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट है वो है ट्राइकस्पिड वाल्व, मतलब कि एक तरह का गेट है जो कि जब रिलैक्स होगा तो ये ओपन हो जाएगा और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये क्लोज रहता है, ताकि यहाँ का जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ये यहाँ ना आ जाए। क्योंकि अगर ये बैक चला गया ना तो बैक चला जाएगा तो प्यूरिफाई होगा नहीं, तो फिर हम लोग को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल नहीं पाएगा, तो यहाँ वाल्व होता है। अब देखो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रीजन मतलब 6 नंबर पे मतलब राइट वेंट्रिकल से ये मूव करेगा ऊपर की तरफ, लंग्स की तरफ जाएगा। अब जो लंग्स वाला जो वेसल्स है इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेसल्स। देखो यहाँ लिखे हैं पल्मोनरी वेसल्स में पल्मोनरी आर्टरी लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी। देखो हम लोग क्या पढ़े थे कि आर्टरी जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी जो होता है पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके ट्रैवल करता है, लेकिन जब हार्ट से लंग्स में ले जाने का बात हो तो वहां पे जो वेसल्स है वो आर्टरी ही है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा। तो हार्ट से लंग्स में जो जाएगा कौन लेके जाएगा, वो आर्टरी है, उसका नाम दिया गया पल्मोनरी आर्टरी। ध्यान देना क्या लिखा है, पल्मोनरी आर्टरी। क्या लिखा हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ का जो ब्लड है ये मूव करके जाएगा लंग्स में, कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो ये इतना ज्यादा ऊपर आई मीन डिस्टेंस में रहता है कि एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अब जब ये नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे भी वाल्व है, यहाँ पे वाल्व है जो हम यहाँ पे लिखे हैं, देखो 30 नंबर दिया, यहाँ पे देखो 30 नंबर लिखा है पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। यहाँ नाम सेमिलुनर ही है बट पल्मो इसीलिए क्योंकि ये जो वेसल्स है लंग से रिलेटेड है और लंग से जो रिलेटेड है वो पल्मो वर्ड आता है, ये टेक्निकल वर्ड है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी बोल सकते हैं। तो देखो क्या हुआ, पूरे बॉडी से ब्लड आया राइट ऑरिकल में, फिर गया राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर इस वेसल्स के थ्रू चला गया लंग्स में, ठीक है। लंग्स में यहाँ वाल्व है जो प्रिवेंशन करेगा, यहाँ भी वाल्व है ट्राइकस्पिड एंड ये दोनों वाल्व का काम है प्रिवेंशन, मतलब हार्ट में जितना भी वाल्व है सबका काम प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो, पीछे ना जाए उसके लिए। जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ से मूव करके कहाँ जाएगा, लंग्स में, ठीक है। अब लंग्स में एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस होगा, फिर यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इस वेसल्स के थ्रू कहाँ पे आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में। अब देखो ये जो वेसल्स है ये हमारा क्या है, तो ये 11 नंबर में 11 नंबर में लिखे पल्मोनरी वेन। देखो पल्मोनरी वेन मतलब आर्टरी DO2 ले जा रहा था और पल्मोनरी वेन जो है लंग से O2 कहाँ तक लेके आ रहा है, हार्ट तक लेके आ रहा है। अब ये मान लो ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट के बाद हार्ट से फिर ये मूव करेगा कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में भी एक वाल्व है जो 9 नंबर में लिखा हुआ है, वो है तुम्हारा बाइकस्पिड जिसको माइट्रल वाल्व बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान देना कि जब इस पार्ट से आई मीन लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो भी जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बैक फ्लो ना हो जाए उसके लिए यहाँ पे वाल्व है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये यहाँ से मूव करेगा, ये यहाँ से मूव करेगा और एओर्टा में आएगा। एओर्टा इज अ लार्जेस्ट आर्टरी, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वेसल्स के थ्रू कहाँ जाएगा, एओर्टा में। अब देखो यहाँ पे भी जो वेसल्स है वो भी ऊपर की तरफ जब आता है तो यहाँ भी एक वाल्व करता है, क्योंकि पूरा प्रेशर से देने के बावजूद पूरा तरीके से यहाँ नहीं आ सकता है, तो जितना भी आएगा तो वो बैक ना चल जाए उसके लिए वहाँ वाल्व है, उस वाल्व का नाम दिया है एओर्टिक सेमिलुनर। क्यों एओर्टिक, क्योंकि ये एओर्टा से कनेक्ट है। अब ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये यहाँ पे जाएगा और एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में देखो 3 ट्यूब निकला हुआ, 3 ट्यूब, ये एक ऊपर चला जाएगा, एक मिडिल में, एक लोअर पार्ट में, सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। उसके अलावा हम यहाँ पे एक 4 नंबर में देखो लिखे हुए हैं कि कॉर्निया टेंडिनिया, एक्चुअली वाल्व दोनों साइड में है। एक्चुअली वाल्व जो होता है उसको सपोर्ट करके रखना पड़ता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट लेफ्ट प्रेशर से करेगा, तो वो जो
सपोर्ट करेगा, ये कॉर्निया टेंडिनिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि नीचे, क्योंकि बेस पे एक बेस जो है वो थिक लेयर का होता है, क्योंकि थिक इसलिए होना है क्योंकि वेंट्रिकल रीजन को प्रेशर से काम करना होता है, तो प्रेशर से जब काम करेगा तो हो सकता है कि वो ब्रेक हो जाए, इसीलिए वहां का वॉल थिक होता है। तो ये थिक मसल्स वॉल होता है, इसी मसल से ये जो कॉर्निया टेंडिनिया थ्रेड है ये कनेक्ट होता है, जिससे कि ये दोनों वाल सपोर्ट में सपोर्ट कर सके उसको। तो सर जो ये थ्रेड है, जो ये वेसल्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस देखो ये 15 नंबर हम लिखे हैं, 15 नंबर लिखो पैपिलरी मसल्स, मतलब ये जो मतलब बॉटम में जो थिक लेयर का मसल्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैपिलरी मसल्स, जो कि उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉर्निया टेंडिनिया को सपोर्ट करता है, और वो सपोर्ट करता है वाल्व को, किस वाल्व को, ट्राई एंड बाइकस्पिड। अब यहाँ पे सवाल है कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड आप क्यों लिखे हैं? तो ट्राई का मतलब 3, तो यहाँ पे 3 फ्लैपिंग है, बाय का मतलब 2, यहाँ 2 फ्लैपिंग है, बाइकस्पिड है, ट्राइकस्पिड ऐसा है, ठीक है ना, ये चीज होता है। तो ये तुम्हारा मैकेनिज्म है। देखो अब इसमें यहाँ पे ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन जैसे एक यहाँ पे है कि ये जो डिवाइडिंग वॉल है उसको हम लोग सेप्टम लिखे हैं, फॉर डिवाइडिंग लिखा हुआ है, मतलब जो चारों चैम्बर्ड है वो किस पार्ट से डिवाइड करेगा उस पार्ट को हम लोग सेप्टम बोले, ठीक है। यही है तुम्हारा मैकेनिज्म। फिर से मैं एक बार ब्रीफ कर देते हैं। ये दोनों वेना कावा पूरे बॉडी से DO2 को लाके राइट ऑरिकल में लेके जाता है, राइट से फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, और ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बैक फ्लो ना हो उसके लिए यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल है, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इस वेसल्स के थ्रू जाएगा लंग में, एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड से फिर आ जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल में। अब जो लेफ्ट लंग से यहाँ आई मीन लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, उसके लिए जो है वो पल्मोनरी वेन रिस्पॉन्सिबल है, वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से फिर आई मीन लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए फिर वो जाएगा, सिंपल है, वो रिलैक्स करेगा चला जाएगा, उसके बाद फिर ये बैक, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इस वेसल्स के थ्रू एओर्टा में जाएगा। तो ध्यान देना, जब एओर्टा में जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा तो ये बैक फ्लो ना, उसके लिए बाइकस्पिड है। अब यहाँ से ये जब प्रेशर डाला तो प्रेशर डालने के बाद ये एओर्टा में पहुंचेगा, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। इस दोनों को भी रोकने के लिए आई मीन ये दोनों पे भी जो मूवमेंट हो रहा है, जो जब ये कॉन्टैक्ट करेगा तो ये एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ चला जाएगा। तो जब ये इस दोनों रीजन पे जाएगा तो उसके लिए बैक फ्लो ना हो ब्लड, आई मीन DO2 भी पीछे अगर आ गया तो O2 हो नहीं पाएगा, और O2 अगर पीछे आ गया तो पूरे बॉडी के पहुंच नहीं पाएगा। इसके लिए भी ये वाल्व है, इसको कंबाइनली हम लोग बोलते हैं सेमीलुनर वाल्व, और ये लंग्स को रिप्रेजेंट करता है तो पल्मोनरी, और ये एओर्टा को रिप्रेजेंट करता है एओर्टिक सेमीलुनर वाल्व। यही है इसका मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे पूछेगा कि वेंट्रिकल रीजन ज्यादा ठीक क्यों होता है? क्योंकि प्रेशर से वो काम करता है, प्रेशर से वो आई मीन पंपिंग करेगा तभी वो हार्ट के बाहर निकलेगा ना, ठीक है। एक हार्ट से लंग्स में जाएगा प्यूरिफायर, एक हार्ट से एओर्टा से पूरे बॉडी में स्प्रेड करेगा, ये चीज है, ठीक है। यही है तुम्हारा मैकेनिज्म। अगर इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो पूछ सकते हो, ठीक है। कॉर्निया टेंडिनिया काम है सपोर्टिंग ऑफ वाल्व, ठीक है। वाल्व का काम है प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो। सेप्टम इज अ डिवाइडिंग फॉर्म, आई मीन डिवाइडिंग लेयर बोल सकते हैं उसको, बोलेंगे, ठीक है। यही है तुम्हारा। यहाँ DO2 जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा O2, समझ गए। अगर इसमें कुछ, ये तुम्हारा हार्ट का एक्शन है, पंपिंग एक्शन इसी को बोलते हैं, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को, पूछ सकते हो। किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। समझ गए साहब? हेलो, नहीं समझ में आया क्या? रिप्लाई करो, समझे कि नहीं समझे? सर कॉर्डिया टेंडिनिया बता दीजिए। हाँ देखो, कॉर्निया टेंडिनिया क्या होता है, ये जो वाल्व है इसको सपोर्ट करके रखता है, इससे ये कनेक्ट रहता है, क्योंकि ये भी रिलैक्स ओपन एंड क्लोज होते रहता है,
सपोर्ट करके रखा, और ये कॉर्निया टेंडिनिया जो वेंट्रिकल मसल्स जिसको पैपिलरी मसल्स बोल रहे हैं, ठीक है, पैपिलरी मसल्स, उससे वो अटैच्ड रहता है ताकि इसको भी सपोर्ट मिल पाए। तो इसको इस मसल से टेंडिनिया सपोर्ट करे, फर्स्ट टेंडिनिया सपोर्ट से फिर वो वाल्व का सपोर्टिंग या फिर मैकेनिज्म ओपन क्लोज है वो हो सकता है, ठीक है, यही चीज है। हो गया? और कुछ देख लो आराम से, कोई दिक्कत नो नहीं। सर। मत गए सब? ठीक है, यही है एक्शन। ठीक है, चलो अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डबल सर्कुलेशन है, इसी के साथ हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन में ये फिगर को याद रखना, मैं फिगर अभी मिटा रहे हैं। डबल सर्कुलेशन में ज्यादा कुछ होता नहीं है, छोटा सा चीज है, समझ लो उसमें क्या होता है, ठीक है। सर ये वाला पल्मोनरी सर्कुलेशन था। ये पल्मोनरी ही, देखो ये जो है ना, ये डबल सर्कुलेशन दोनों इसमें, पल्मोनरी सर्कुलेशन और ये नहीं बोल सकते, ठीक है। ये पूरा मतलब एक मैकेनिज्म है कि कैसे हार्ट जो है वो वर्क करता है, कहाँ से लाता है, कहाँ से जाता है, कौन उसमें बैकफ्लो में प्रिवेंट करता है, ये तरह का। डबल सर्कुलेशन हम क्यों साथ में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसका रीजन है, अभी पढ़ लोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। डबल सर्कुलेशन क्योंकि तुम सर्कुलेशन का जो मैकेनिज्म है वो समझ गए। देखो डबल सर्कुलेशन जो होता है वो दो फेज में कंप्लीट होता है, ठीक है। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, और एक होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि कुछ यहाँ पे ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। देखो पल्मोनरी में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट को हम डील कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट को, हार्ट टू लंग्स, फिर टू हार्ट। जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखो हार्ट में ब्लड था DO2, ये यहाँ से मूव किया लंग्स में, और लंग्स से फिर हार्ट में गया, तो यहाँ पे O2 हुआ, एक्सचेंज करके O2 हुआ और ये हार्ट में चला गया। तो ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब सिस्टमैटिक की बात करते हैं तो बॉडी टू हार्ट, बॉडी टू हार्ट, ठीक है, मतलब बॉडी टू हार्ट, DO2 आया, और फिर हार्ट टू बॉडी, ये O2 को सर्कुलेट करेगा। मतलब देखो क्या होता है, हम लोग नॉर्मली क्या है, बॉडी टू हार्ट हुआ और हार्ट टू बॉडी। तो बॉडी टू हार्ट में जो DO2 आया, फिर ये हार्ट से फिर कहाँ जाता है, लंग्स में प्यूरिफाई होने, फिर लंग्स से हार्ट में आता है। तो हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ये पल्मोनरी। अगर हार्ट बॉडी है, ये हार्ट से आया फिर हार्ट से बॉडी में गया, इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो ये दो सर्कुलेशन से डबल सर्कुलेशन होता है। और अगर डबल सर्कुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा इफिशिएंट होता है फॉर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है, इस मैकेनिज्म में हम लोग ये देखते हैं कि जैसे हम लोग के बॉडी में डबल सर्कुलेशन का मैकेनिज्म क्यों होता है, क्योंकि हम लोग को इफिशिएंटली ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, बहुत ही ज्यादा मतलब अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन जो है वो डबल सर्कुलेशन ही हम लोग को दे सकता है बहुत स्पीड से या बहुत अच्छे से, क्योंकि पार्टीशन भी होना बहुत जरूरी है। तुम यहाँ पे देखा होगा 4 चैम्बर्ड में कि 2 पार्ट में DO2 है एंड 2 पार्ट में O2 है। पार्टीशन रहेगा तब ना, अगर मान लो पार्टीशन ही रहेगा तो दोनों मिक्स कर जाएगा। जैसे 3 चैम्बर्ड हार्ट में होता है या फिर 2 चैम्बर्ड हार्ट में होता है, वहां पे मिक्सिंग का है, और वहां पे इनसफिशियंट ऑक्सीजन उतना सही से मिल भी नहीं पाता। लेकिन हम लोग बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही ज्यादा मल्टीपल होता है, और उस केस में हम लोग को क्या देखना पड़ता है कि हम लोग को बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, और उसके लिए डबल सर्कुलेशन होता है। तो डबल सर्कुलेशन का बस काम यही है, इंपॉर्टेंस ये है कि हम लोग को बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन क्या होता है, सप्लाई हो जाता है, क्योंकि वो सेपरेट होता है। बस यही चीज है, ठीक है, यही है इसका। समझ गए इसमें दोनों में क्या है अंतर, ठीक है। मतलब हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट के सर्कुलेशन को पल्मोनरी, एंड बॉडी टू हार्ट एंड हार्ट टू बॉडी ना क्या हो जाएगा,
सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ये है डबल सर्कुलेशन। अब हम लोग कुछ कुछ चीज और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे हार्ट एक्शन पढ़ लिए। अब यहाँ पे ध्यान दोगे कि हार्ट का जो एक्शन है, मैकेनिज्म है, वो कैसे कंट्रोल होता है। सबसे पहले जो सर्कुलेशन का जो मैकेनिज्म है, वो सर्कुलेशन का मैकेनिज्म डायरेक्टली हम लोग हार्ट से रिलेट है। हार्ट का जो मसल्स होता है उसमें इम्पल्स, कहने का मतलब उसको इम्पल्स चाहिए, ब्रेन से मैसेज चाहिए, तभी वो काम कर पाएगा। मतलब इस तरह का इम्पल्स चाहिए ही चाहिए। हमारे पूरे बॉडी में कोई भी फंक्शन हो रहा है और जहाँ से जो नर्व से कनेक्ट है उसको इम्पल्स का जरूरत पड़ता है। तो ये कैसे है, क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होगा, तभी वो एक्साइटमेंट होगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। तो यहाँ ध्यान देना। अभी हम हार्ट पूरा फिगर मतलब नहीं, हम नॉर्मल 4 चैम्बर्ड करके बता रहे हैं, ठीक है। ये मान लो 4 चैम्बर्ड है हमारा हार्ट, ठीक है। इसमें हम क्या बताए थे, ये हमारा राइट ऑरिकल है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। राइट ऑरिकल के एक कॉर्नर पे तुम्हारा SA नोड है, साइनो एट्रियल नोड इसको बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। और एक है AV नोड, एट्रियो वेंट्रिकल नोड, साइनो एट्रियल नोड और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये दो नोड इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे ब्रेन से ये कंट्रोल होता है, जब बोलते हैं कि सर्कुलेशन में हमारा मेडुला पार्ट से कंट्रोल होता है, तो ये हमारा मेडुला पार्ट है। तो मेडुला पार्ट जब तक इसको इम्पल्स नहीं पहुंचाएगा तब तक ये काम नहीं करेगा ना। तो इम्पल्स पहुंचाने के लिए डायरेक्टली न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। तो जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देता है, ये इम्पल्स ट्रांसमिट करता है मसल्स के थ्रू, और ये कौन रिसीव किया, उसको AV नोड रिसीव कर दिया। और AV नोड से बंडल के फॉर्म में नर्व फाइबर निकलता है और ये फिर बाइफरकेट हो जाता है इस तरह से, ठीक है। बाइफरकेट हो गया। अब जब ये बाइफरकेट हुआ तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, ये जो बंडल है इसको बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। किसका बंडल है, नर्व फाइबर का। हिस एक साइंटिस्ट थे, वो इस चीज को ढूंढे थे। और जब ये बाइफरकेट होता है तो ये जो थ्रेड लाइक है इसको हम लोग बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर, क्योंकि ये फाइबर ही एक तरह का यहाँ से इम्पल्स को कलेक्ट करके ये वेंट्रिकल रीजन पे देता है, क्योंकि वेंट्रिकल का काम बहुत ही ज्यादा है, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट दोनों काम वेंट्रिकल से ही होता है। तो ये मैकेनिज्म न्यूरल रेगुलेशन है, एक तरह से न्यूरॉन से कैसा रेगुलेशन है। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि मेडुला से जो इम्पल्स आता है डायरेक्टली किसको पहले आएगा, SA नोड को आएगा। SA नोड इम्पल्स रिले करेगा मसल्स के थ्रू, और कौन रिसीव करेगा, AV नोड। वो इम्पल्स जब रिसीव हो गया तो ये इम्पल्स फिर एक बंडल के थ्रू ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बाइफरकेट, आई मीन मान लो ये हार्ट है तो हार्ट में दोनों बाइफरकेटिंग जो हो रहा है वहां पे जो थ्रेडिंग है उसको हम लोग बोलते हैं पुरकिंजे। लेकिन ये जिस बंडल से कनेक्ट है, क्योंकि ये भी नर्व फाइबर का ही बंडल है, नर्व सेल का बंडल है, इसी बंडल को बंडल ऑफ हिस बोलते हैं और यही मैकेनिज्म काम करता है। तो अगर यहाँ पे तुम लोग वर्ड सुने होंगे पेस मेकर, सुने हो कभी तुम लोग, सुने होंगे पेस मेकर। तो पेस मेकर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है। इसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स को क्या करेगा, जनरेट करेगा। क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो यहाँ पे तुमको ध्यान देने वाला बात है कि पेस मेकर का काम है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करना। तो अगर तुमसे पूछते कि SA नोड को पेस मेकर बोलेंगे कि AV नोड को पेस मेकर बोलेंगे, बोलो आंसर करो तुम लोग, किसको बोलेंगे, पेस मेकर किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को या फिर सॉरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट करता है। पेस मेकर का मतलब समझो पहले, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा बैटरी की तरह काम करता है। जैसे हम लोग टॉर्च वगैरह में बैटरी लगाते हैं तो देखते हैं ना, अगर टॉर्च जलता है क्यों, वहां पे इलेक्ट्रिक वहां पास हो रहा है तो जल रहा है। उसी तरह यहाँ पे जो इम्पल्स होता है, क्योंकि तुम लोग को पता है कि हम लोग के बॉडी में जो नर्व सेल है वो इम्पल्स को पास कराने में काम करता है। तो इम्पल्स ही पास होगा, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में रहता है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ये जनरेट करता है। तो इस दोनों में SA नोड और AV नोड में कौन ऐसा है जो पेस मेकर कहलाएगा, आंसर सर करो SA जल्दी। नोड। SA नोड, गुड। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली मेडुला से कनेक्ट है। किससे, मेडुला से। ये इम्पल्स उसको देता है, यही ना जनरेट करके तब ना AV नोड को देता है। तो पेस मेकर कौन हो गया, SA नोड। लिख
ये तुम मतलब इसको ध्यान रखें। लेकिन अगर मान लिया जाए किसी पर्सन का, ये तो हम लोग नेचुरली ऐसे नोड को हम पेस मेकर बोल दिए, मान लो किसी पर्सन का ऐसे नोड खराब हो गया, तो हम लोग जो पेस मेकर लगाएंगे, पेस मेकर हम क्या बोला, एक तरह का बैटरी है, एक तरह का सेल है जो कि उसमें फिट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम एक चीज बताओ कि अगर पेस मेकर जो ऐसे नोड को बोल रहे हैं अगर वो डैमेज हो गया, तो हमको बाहर से वो लगाना पड़ेगा पेस मेकर, वो एक इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा, इस तरह का बैटरी जो है उसको कहाँ पे हम लोग को फिट करना पड़ेगा, एसए नोड में या एवी नोड में? एवी नोड में। एवी नोड में, गुड। देखो इसीलिए एवी नोड को बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पेस सीटर। क्या बोलते हैं? पेस सीटर। तो ये हमारा क्या है, पेस सीटर क्यों? अरे यहाँ तो नेचुरल है ना, आई मीन नेचुरली जो डेवलप्ड है, आई मीन नेचुरल, अभी नॉर्मल अगर देखा जाए नॉर्मल कंडीशन में एसी नोड एमिडुलस से इम्पल्स को लेकर रिले करता है। लेकिन जब हमको वो खराब हो गया, डैमेज हो गया, हमको बाहर से आर्टिफिशियल पेस मेकर अगर लगाना है, तो एक तरह का हमको बैटरी सेट करना है। हम ऐसे नोड में क्यों करेंगे, डायरेक्टली एवी नोड में करेंगे, ये डायरेक्टली इम्पल्स इसको देगा और इससे अपना काम करेगा, सिंपल है। तो ध्यान रखना, पेस मेकर इज अ ऐसे नोड बट पेस सीटर इज अ एवी नोड। पेस को कहाँ पे सीट करना है? एवी नोड पे। समझ में आ गया? इसको नोट करो, फटाक से नोट करो जल्दी। फिगर दिख रहा है ना, पूरा बोर्ड दिख रहा है ना? पूरा बोर्ड हाँ दिख रहा है, तो ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करोगे। हो गया? आयुष कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? आयुष, हेलो। हाँ हाँ हेलो। सर, जरा देख लीजिए। तो आयुष कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? वो बार बार स्पीकर ऑन आयुष, कर रहा है। आयुष कुछ बोल रहे हो? आयुष कुछ बोलना है तो बोलो, कुछ पूछना है तो। आयुष सर छोड़ दिया। सर आ गया लग रहा है। अभी आया है। हाँ वो कनेक्शन कट हो गया, पता नहीं आज। आयुष
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा छोड़ो, देख लेते हैं। अच्छा लो, तुम लोग को कुछ दिक्कत है? समझ गए न्यूरल रेगुलेशन कैसे होता है हार्ट का? रिप्लाई करो तुम लोग। नो सर। ठीक है, Yes, समझ sir. गए ना मिटाएं? यस सर। ठीक Yes, है, sir. रिप्लाई करो। तो समझ में नहीं आया, लोगों को समझ में आया नहीं आया। चलो, तो आज हम लोग 3 चीज पढ़े, डबल सर्कुलेशन, हार्ट का पूरा एक्शन, हार्ट मैकेनिज्म एंड न्यूरल रेगुलेशन। अब इसके बाद कुछ कुछ और चीज है, इसको हम लोग समझ नहीं लेते हैं। नोट्स वगैरह नेक्स्ट क्लास लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग का है हार्ट बीट। हार्ट बीट, ठीक है। देखो, हार्ट बीट जो होता है वो हम लोग को 2 साउंड में सुनाई देगा। एक को बोलते हैं लब और एक को बोलते हैं डब। ठीक है, तो लब एंड डब। सबसे पहले हार्ट बीट क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो मैकेनिज्म है, इसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट बीट। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज ए सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज ए डायस्टोल। जब ये रिदमिकली मतलब ये मैकेनिज्म करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट बीट। अगर हार्ट बीट देखा जाए तो पर मिनट एक एडल्ट पर्सन का 72 टाइम्स पर मिनट, आई मीन मतलब 1 मिनट में 72 टाइम्स वो क्या होता है, वो बीट करता है, उसको हार्ट बीट बोलता है। इसी में जो लब एंड डब सुनाई देता है, इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट साउंड। क्या बोलते हैं? हार्ट साउंड। तो लब जो होता है वो बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कम साउंड में आता है, डब ज्यादा जोर से सुनाई देता है। तो लब एंड डब ये दोनों का मैकेनिज्म कैसे है समझो। लब जो सुनाई देता है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पीड एंड बाइकस्पीड। एक्चुअली ओपनिंग नहीं, सिर्फ क्लोजिंग ही होगा, क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पीड एंड बाइकस्पीड। और अगर डब की बात करें तो क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व। ये इसके क्लोजिंग से ये लब सुनाई देगा एंड इसके क्लोजिंग सेमिलुनर वाल्व के क्लोजिंग से डब सुनाई देता है। ठीक है, तो ये हार्ट साउंड हो गया। एंड हार्ट बीट जो होता है मतलब 1 टाइम्स में कितना बार वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट लैक्स करता है, तो वो है 72 टाइम्स, इसको ध्यान रखना। और अगर हम हार्ट बीट का बात करें तो सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ऐसा होता है वही हार्ट। तो हम लोग हार्ट बीट भी समझ गए, हार्ट साउंड भी समझ गए। ठीक है, कितना टाइम? तो देखो, एक्चुअली में थियोरेटिकली अगर बात करें तो 72 पर मिनट हम बताए हैं, बट ऐसा नहीं होता है, तो थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है, 72 to 75 ही रहता है। कभी कभी जो यंग एज उस स्टेज में तो बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। इवन फीमेल का देखा जाए तो 80 चला जाएगा और मेल का 75 प्लस रहता है। तो वो ग्रोथ के हिसाब से एक एज के, बट ये एडल्ट पर्सन का बताया गया कि हाँ अगर 35-40 के अप्रॉक्स में जिसका होगा उसका 72 से 75 पर मिनट रहता है। वो वैरी करता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म के हिसाब से ये काम करता है। ठीक है, ये चीज है। और हार्ट साउंड भी हम लोग समझ गए क्या है। अब हम लोग को है इसी में पढ़ना होगा ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर होता क्या है? देखो, एक है कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल में हम लोग को देखना है कि कार्डियक साइकिल करने का मतलब एक बार जो हार्ट का बीटिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जो वेंट्रिकल एंड ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल। 1 कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? कार्डियक साइकिल 1 साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? तो 0.8 सेकेंड। इसी में हम लोग को देखना होता है कि ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम से में किया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम से में किया, और डायस्टोल आई मीन उसमें डायस्टोल एंड सिस्टोल दोनों का मैकेनिज्म, क्योंकि वेंट्रिकल जैसे डायस्टोल करेगा तभी वो जो है वो साइकिल, और ऑरिकल ओवरऑल 0.8 सेकेंड में 1 कार्डियक साइकिल होता है। इसीलिए अप्रॉक्स 72 पर मिनट, मतलब देखो 72 बार
1 मिनट में धड़कता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बार अगर एक बार बीट का बात करें तो 1 टाइम के, जिसको हम लोग कार्डियक साइकिल बोलते हैं, वो कितना होगा? सेकंड से भी कम होगा। सिंपल है, क्योंकि 1 मिनट का 60 ही सेकंड है, बट यहाँ 60 सेकंड में 72 बार हो जा रहा है, तो वो जो है वो 0.8 सेकंड होता है। तो ये है तुम्हारा। अब हम लोग का इसी में हम लोग ब्लड प्रेशर अगर पढ़ेंगे, तो ब्लड प्रेशर क्या है? तो जितना प्रेशर से जो हार्ट जो होता है, सॉरी, हार्ट जो पंपिंग एक्शन जो करता है, मीन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट से जो ब्लड को फ्लो कराता है, जो हमारे आर्टरीज वगैरह में प्रेशर आता है, उसी को हम लोग बोलेंगे ब्लड। ब्लड प्रेशर मतलब एक तरह का कितनी प्रेशर से हार्ट जो है कितना प्रेशर करता है, जिसके कारण जो आर्टरी में जो प्रेशर है वो कितना, मतलब कितना मेजरिंग नॉर्मल होगा। बोलते हैं ना कि ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 रहना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। तो 120 क्या? तो सिस्टोलिक प्रेशर, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट का प्रेशर कितना है? सिस्टोलिक 120 एंड डायस्टोलिक में 80। करने के बाद रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट हुआ तो उस टाइम पर प्रेशर क्या होगा? 120, और जब रिलैक्सेशन होगा उसमें क्या होगा? ये 80। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड होता है प्रेशर। क्या होता है? ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है? ये तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं हाई बीपी है, आखिर क्यों? तो सिस्टोलिक प्रेशर मान लो 130 चला गया, ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर 90 चला गया, तो देखो ये हाई हो गया ना, ये हाई ब्लड प्रेशर है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि लो ब्लड प्रेशर है, हो सकता है क्या होता है 120 से नीचे आ जाएगा और 80 से नीचे आ जाएगा, ये हमारा लो ब्लड प्रेशर हो गया। तो ये चीज है। हाई ब्लड प्रेशर जो है हाइपर सेंसिटिविटी का भी केस हो जाता है, तो वो बुरा चीज है। ज्यादा प्रेशर, क्योंकि ज्यादा प्रेशर अगर आर्टरीज वगैरह में हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को ही इफेक्ट करता है। तो ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा प्रेशर से हो सकता है आर्टरी वगैरह वेसल्स वगैरह ब्रेक कर जाए, और ब्रेक करेगा तो ब्लड बाहर आ सकता है, तो वो भी एक रीजन है। बट नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए, अगर बढ़ता या घटता है तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यही है तुम्हारा मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट जो टॉपिक है डील कर दिए हैं, बाकी बात आगे हम लोग अगर कुछ वैसा बचता है तो फिर हम लोग डील कर सकते हैं। ऐसे जो मेन है वो हार्ट का पंपिंग मैकेनिज्म था, जो हम लोग को जानना है, पूरा इसका इंटरनल पता है। दूसरा हार्ट बीट, हार्ट साउंड, ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो ये हम लोग इतना समझ लिए, ठीक है। और अगर इसमें कुछ टॉपिक होगा, देखो हार्ट में बस अभी इतना ही होता है, न्यूरल रेगुलेशन भी समझ गए, ठीक है। और अगर तुम लोग को कुछ और टॉपिक वैसा उसमें दिया है तुम्हारे चैप्टर्स में, तो तुम लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग इतना रहेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग इसका नोट्स भी लिखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास हमको लगता है पूरा नोट्स में ही चला जाएगा, क्योंकि पंपिंग मैकेनिज्म हार्ट मैकेनिज्म थोड़ा सा उसमें लेंदी है, क्योंकि हर एक पार्ट को उसमें डील करना है, ठीक है। और कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, पूछना है कुछ? नहीं? नो सर। ठीक है, तो फाइनली आज का क्लास यही खत्म होता है। टॉपिक हमको लगता है ऑलमोस्ट, और मान लो अगर कुछ होगा उसमें तो हमको बता देंगे, ठीक है, जहां तक हमको था